नीत्शे के सुपरमैन और ओशो के न्यू मैन के बीच बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं एंड दिस इज़ नॉट ए कोइंसिडेंस बिकॉज ओशो वॉज ए बिग एडमायरर ऑफ नीत्शे एंड हिज कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरमैन। हालांकि नीत्शे के सुपरमैन के कॉन्सेप्ट में बहुत सी वीकनेसेस हैं, लाइक इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड इट इज़ वेरी ईजी टू बी मिसअंडरस्टूड। Therefore, Osho actually worked to refine and evolve the concept of Superman and made it easy to understand and accessible to as many people as possible. And he named it as the New Man. However, I'm not saying that Osho's New Man is a copied version of Nietzsche's Superman. It is an evolved version, and an evolution is not a copy, it is a new creation. So let's see what are the differences between them. What is a Superman and what is a New Man? And why do we need either of them? अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो हो सकता है कि ये वीडियो समझने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आए। बट एनीवे, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि यूरोप में नाइलिज्म के आ जाने से और सारी मोरालिटी के फाउंडेशंस के हिल जाने की वजह से वेस्टर्न सोसाइटी धीरे धीरे डेकेडेंस की तरफ जा रही है। ऑल्दो देयर इज सो मच टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट, मगर इसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट उनकी लाइफ की क्वालिटी पर देखने को नहीं मिल रहा। जरूर आज ज़्यादा कंफर्ट है, ज़्यादा प्लेजर के तरीके हैं, ज़्यादा एंटरटेनमेंट है, बट दीज आर ऑल टेम्पररी थिंग्स एंड बिकमिंग लेस एंड लेस इंटेंसिव डे बाई डे. However, the problem is the amount of good things we are getting from these advancement is not compensatory enough for the catastrophe we are facing, which is the meaninglessness and valuelessness of our lives. And remember, Nietzsche is not in against the scientific development. He is against the way we are living our lives under them. हम लोग इससे कई ज़्यादा अच्छी लाइफ जीने के लिए केपेबल हैं when we know कि God is dead और ये सारा कल्चर, ट्रेडिशंस, मोरालिटी एक फॉल्स कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। मगर फिर भी हम लोग इन चीज़ों का बोझ अपने सर पे लेके चल रहे हैं और ये चीज़ें हमारी लाइफ को हर तरफ से रिप्रेस कर रही हैं, जिससे फियर, जेलसी, एंगर एंड हेट्रेड जैसी चीज़ें डेवलप होती हैं और फिर इनसे डील करने के लिए वी डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ रॉन्ग थिंग्स। वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो इन चीज़ों से तंग आ चुके हैं। ये लोग रिलीजन्स, मोरालिटी, कल्चर, कस्टम्स इन सब के बिल्कुल अगेंस्ट हो चुके हैं। इनके अगेंस्ट एक रिएक्शनरी एटीट्यूड बना चुके हैं और यही लोग फिर अपनी लाइफ से होप और मीनिंग लूज कर देते हैं और स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसी चीज़ें डेवलप कर लेते हैं और फिर इनसे डील करने के लिए वी डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ रॉन्ग थिंग्स। नीत्शे सेज कि इन दोनों के अलावा तीसरा रास्ता भी है। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हम अपने इतिहास का बोझ उठा के घूमें, जैसे रिलीजन, कल्चर एट्सेट्रा, और ना ही हमें अपने लाइफ से होप और मीनिंग लूज करने की ज़रूरत है। वी हैव टू लिव आवर लाइफ्स विद इट्स फुल पोटेंशियल. We can create our own values and our own meaning in life. Nietzsche says there is something common between us and a rosebud with a dew drop. जैसे रोजबर्ड पे एक ओस की बूंद सुबह की सूरज की रोशनी पड़ते ही मोती की तरह चमकती है और ऐसा लगता है कि जैसे वो रोजबर्ड ओस की बूंद के साथ हवा में डांस कर रहा हो। And he says there is no meaning and no purpose in this act, but still rosebud is joyful and dancing. मगर ये डांस ना तो पैसे के लिए है, ना ही फेम के लिए, ना तो रिस्पेक्ट अर्न करने के लिए और ना ही किसी को दिखा के तारीफ सुनने के लिए। वो डांस अपने आप में एक वैल्यू है, इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीथिंग। एंड इन द सेम वे लाइफ शुड ऑल्सो बी फॉर द ह्यूमन बींग्स। वी शुड रिजॉइस, सेलिब्रेट एंड डांस इन द मोमेंट ऑफ लाइफ। एंड दिस विल बी द स्टेट ऑफ सुपरमैन। एंड टू बी दिस, नीत्शे प्रेजेंट्स 3 मेटामॉर्फोसिस ऑफ द स्पिरिट: द कैमल, द लायन एंड द चाइल्ड. So, let me explain them one by one to you. Nietzsche is not in the favor of a weak man. He is totally in the favor of a strong man. He wants to see the humanity as strong as possible. मगर ये weak man है कौन? Weak man वो सब लोग हैं जो अपनी pride और dignity खो चुके हैं, जिनकी पूरी life उनके ego पे based हो चुकी है, जो ये समझ के बैठे हैं कि proud होना और egoist होना एक ही बात है। Pride has been considered as one of the sin in many religions. जबकि ये दोनों ही अलग चीज़ें हैं। They are not synonymous. Ego हमेशा external चीज़ों की वजह से होता है. It is given by somebody else to you. It is a byproduct of public opinion. जबकि pride पूरी तरह से internal होता है. Nobody else can give it to you. Pride comes from your own being. ईगो आपको दूसरे लोग दे सकते हैं। पब्लिक आपको रातों रात स्टार बना सकती है, अचानक से फेमस कर सकती है, एक दिन में ज़मीन से ऊपर उठा सकती है। बट रिमेंबर, अगर आपको लोग ईगो दे सकते हैं तो वो आपसे वापस भी ले सकते हैं। If they can give it to you, they can take it back also. And the worst thing is कि आप उनको ऐसा करने से रोक भी नहीं सकते क्योंकि वो कभी आपका था ही नहीं। You cannot fight for it. For example, when Voltaire was a philosopher in France, वहाँ पे एक ट्रेडिशन था कि अगर आप किसी जीनियस से कोई भी चीज़ ले लेते हो, यहाँ तक कि उसका एक कपड़े का टुकड़ा भी, तो उससे आपको अपना टैलेंट फाइंड करने में हेल्प मिलेगी।
और वोल्टेयर उस टाइम पे इतना फेमस और रेस्पेक्टेड फिलोसोफर था कि उसे घर से बाहर मॉर्निंग वॉक पे जाने के लिए भी पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए होती थी, क्योंकि लोग उसके आसपास झुंड बना के उसके कपड़े फाड़ने लगते थे। एक बार तो वो ऑलमोस्ट नंगा घर आया था, उसकी पूरी बॉडी पे स्क्रैचेस थे और खून निकल रहा था, और वो अपनी फेम और ग्रेटनेस की वजह से इतना परेशान हो चुका था दैट ही रोट इन हिज डायरी, आई यूज्ड टू थिंक टू बी फेमस इज समथिंग ग्रेट, नाउ आई नो इट इज़ अ कर्स, and somehow I want again to be ordinary and anonymous. I am tired of being famous and being a celebrity. I have become a prisoner in my house. I can't even go for a walk. I am afraid of crowd. और फिर धीरे धीरे फ्रांस में नए थिंकर्स आने शुरू हो गए, नए फिलोसोफर्स भी बन गए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था रूसो, जिसने फ्रांस में वोल्टेयर की जगह ले ली। एंड पीपल फॉरगॉट अबाउट वोल्टेयर। ओपिनियंस चेंज जस्ट लाइक फैशन। एक टाइम पे वोल्टेयर फैशनेबल था, अब रूसो फैशनेबल है। And Rousseau was against every idea of Voltaire. Voltaire was completely destroyed from the society. और 10 साल बाद वो फिर से अपनी डायरी में लिखता है with great depression and sadness that I wasn't aware that my prayers would be heard. Now he became anonymous. अब तो कोई उसको हाई हेलो भी नहीं बोलता था और अब कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं चाहिए थी. He was completely forgotten and only then he realized that to be a prisoner was better. Now I am free to move anywhere, but it hurts. The wound goes on becoming bigger and bigger. I am alive, but it seems like people have thought that Voltaire is dead. The ego is something which deprives you from your dignity and pride. People can give it to you and they can take it away. Whereas pride comes from within. Nobody can give it to you. हाँ, लोग आपसे उसे छीनने की कोशिश जरूर करेंगे, but you can always defend yourself. You can fight for your pride. Pride is a totally different phenomenon. A lion has a pride. A deer in the forest has a pride. A peacock, an eagle has pride. They don't have ego. They don't depend on your opinion to be what they are. Similarly, humans also have pride. A human's pride is to think freely. A human's pride is to speak the truth and speak freely. To be able to create freely. Your thinking, your creativity, your freedom, your longing for truth. These are all the components of your pride. Your pride has been caged. You have become a lion of a circus, who is unaware about his potential and power, who is dancing on the instructions of his master. Your religion, your culture, your tradition, your society and your family, इन सब ने मिलके तुम्हारी प्राइड को एक सिन बना दिया है. They don't want you to think freely. They want you to be a humble man. They want you to be a camel. Nietzsche and Zarathustra are not in the favor of a weak man. They favor the strong man. God says, "Blessed are the poor, for there is the kingdom of heaven." Zarathustra is not for the poor man. He is in favor of a courageous man, a fearless man, an adventurer. He doesn't want the kingdom of the God. He wants to create his own kingdom on earth. But your courage, your dignity, your pride has been taken away from you by your religious leaders, your politicians, your society and your family. They have made you a camel, a load-bearing camel, who longs for the heavy and the heaviest of load to carry. अजीब बात है, लोग अपने आप को कितना प्रिमिटिव साबित करने में लगे हुए हैं. Someone says my religion is 1000 years old. I am the best person. Someone says mine is 5000 years old. जैसे कि पुराना होना बहुत अच्छा होता है. जो चीज़ जितनी पुरानी होगी वो उतनी इफेक्टिव होगी. पुरानी चीज़ वही लोग यूज़ करते हैं जो नया बना नहीं सकते या जिसको बनाना आता नहीं है. और जो लोग खुद अपने लिए नहीं सोच सकते वो हमेशा दूसरों की सोच पर डिपेंडेंट रहते हैं. क्या फ़र्क पड़ता है तुम्हारा स्टेट चाणक्यन है या अशोकन है? क्या फ़र्क पड़ता है मार्क्स सही है या फिर एडम स्मिथ सही है, गांधी सही है या नेहरू सही है? नो, बट यू विल कीप ऑन फाइटिंग बिकॉज एसेंशियली यू आर लुकिंग फॉर ए राइट थॉट, एक सोच जिससे तुम हमेशा के लिए चिपक सको, क्योंकि तुम खुद अपने लिए नहीं सोच सकते. यू आर ए इनकेपेबल ऑफ थिंकिंग फॉर योर सेल्फ. यू आर जस्ट लाइक दैट लॉयन इन दिस सर्कस जो शो खत्म होने पे अपने केज को ढूंढने लगता है, क्योंकि वो भूल चुका है कि वो बिना केज के भी रह सकता है. इनफैक्ट वो खुले मैदान में रह सकता है. सिमिलरली आपकी थिंकिंग को भी बचपन से एक केज में रखा गया है, रिलीजन के केज में, मोरालिटी के केज में, आइडियोलॉजीज के केज में, और आपको लगता है कि आप इन सब के बिना रह ही नहीं सकते. दिस इज जस्ट ए ईगो गेम. दे आर ऑल प्लेइंग विद योर ईगो. कोई रिलीजियस लीडर आपको कुछ नया बोल देता है और आपको लगता है कि आप और वैल्यूएबल हो गए. कोई पॉलिटिशियन आपको कुछ नया करने के लिए बोल देता है और आपको लगता है कि आप और वैल्यूएबल हो गए. बट इन रियलिटी दे आर जस्ट एडिंग मोर एंड मोर लोड ऑन योर शोल्डर्स. दे हैव मेड यू ए कैमल जो हर चीज़ के लिए यस बोलता है, जैसे कि उसके यस में कोई वैल्यू है. उसको नहीं पता कि उसके पास नो बोलने का ऑप्शन ही नहीं है. यू कांट से नो टू एनीथिंग. आपके पास नो बोलने का करेज ही नहीं है. उस लाइन को एक केज में रखना उसकी डिग्निटी का ह्यूमिलिएशन है, और इसी तरह आपकी सोच को एक केज में रखना भी आपकी प्राइड का ह्यूमिलिएशन है.
बट उस लायन को हम ज़्यादा दिनों तक उस केज में नहीं रख सकते. Sooner or later he will gonna break it and he will gonna free himself. मगर ह्यूमंस के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. वो प्रॉब्लम है उनका ईगो. अपने ईगो की वजह से वो अपने केज को ही अपनी रियलिटी मान के बैठे हैं. तुम अपने ईगो को अपना प्राइड मान के बैठे हो. Therefore you will keep saying yes for every burden like a camel. But Nietzsche says in the loneliest of desert happens the second metamorphosis, when the spirit of camel becomes the spirit of lion, who is ready to die but not ready to be enslaved, who can say the rebellious no to any cage and no to any humiliation of his pride. इस लॉयन का स्ट्रगल अपने लास्ट मास्टर से है, अपने लास्ट गॉड से. इसने सारे वैल्यूज बना के ये बोला कि तुम खुद कुछ नहीं कर सकते. दे टुक अवे हिज विल बट द लॉयन सेज आई विल. इस लॉयन के पास आई विल बोलने का करेज है. Although the lion cannot create anything, it is the symbol of rebellion, it is the symbol of destruction. So why do we need this lion? What purpose will it serve? A lion has the might to fight for his freedom. He will eliminate all the borrowed knowledge, values, moralities जो उसके ऊपर impose की गई हैं. ये ठीक है कि वो खुद कुछ बना नहीं सकता, मगर वो बनाने के लिए ग्राउंड खाली कर सकता है. He will create the freedom for new creation. एक टाइम पे कैमल को अपने वैल्यूज, मोरालिटी और मास्टर से बहुत प्यार था, मगर अब इस लायन को उस प्यार में भी इल्यूजन और बेवकूफ़ी दिखाई देती है. और ये लायन उस लव के अंदर से भी अपनी फ्रीडम को वापस ले लेगा. एंड देन विल हैपन द थर्ड मेटामॉर्फोसिस एंड द लायन विल बिकम द चाइल्ड. मगर ऐसा क्या है जो कि लायन भी नहीं कर सकता? वाई डू वी नीड चाइल्ड? चाइल्ड के पास इनोसेंस है. दिस चाइल्ड डजंट बिलीव इन दिस फ्रेज फॉरगिव बट डोंट फॉरगेट. ही बिलीव्स इन डू नॉट फॉरगिव बट फॉरगेट. He knows how to live every moment of his life and at the same time do not worry about his past. He has the quality of forgetfulness. In every moment, he is a new beginning, a new game, and only he has the ability to say the holy yes to his life. According to Nietzsche, for the game of creation, to create something new, new values, you need to say the holy yes to life. But remember, ये yes वो camel का yes नहीं है. Camel's yes had no value क्योंकि उसके पास no बोलने का ऑप्शन ही नहीं था. This yes is out of choice, not out of fear. ये yes बॉन्डेज की वजह से नहीं बल्कि फ्रीडम की वजह से है. ये yes किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए है. And this yes has the possibility to create the Superman. मगर हम इस सुपरमैन को प्रेजेंट मैन से डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? How one will know that he has become a Superman? नीचे इसे बताने के लिए एक इमेज का यूज़ करते हैं. The image of a sea and a river. अभी इंसान एक पोल्यूटेड रिवर की तरह है एंड सुपरमैन विल बी लाइक ए सी जो उस पूरी पोल्यूटेड रिवर को अपने अंदर सोख लेगा. एंड दिस इमेज शोज दैट मैन इज नथिंग इन कंपैरिजन टू द सुपरमैन क्योंकि उसकी लाइफ में जो कुछ भी अप एंड डाउन होगा वो उसे बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करने वाला. देयर विल बी नो पोल्यूशन इन हिज लाइफ. द सुपरमैन विल बी बियॉन्ड गुड एंड ईविल, बियॉन्ड ड्युअलिटी. ही विल बी द फ्यूजन ऑफ ऑल दैट इज माचो एंड ब्यूटीफुल. वो दूसरी दुनिया, अनदर वर्ल्ड, हेवन और हेल की सारी एस्पिरेशन अपने अंदर से खत्म कर देगा. एंड ही विल स्टार्ट एंजॉइंग हिज लाइफ इन द मोमेंट ऑफ हियर एंड नाउ. Society will and must produce Superman. We must overcome ourselves. We must become the creators instead of remaining mere creatures.